नमस्कार। प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास उत्तराखंड का एक टॉपिक कुमाऊं परिषद का है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न 2 या 3 एग्ज़ामों के बाद एक प्रश्न यहाँ से उठता रहता है। आज हम कुमाऊं परिषद की स्थापना से लेकर के और उसके कांग्रेस में विलय तक के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पहले यह होगा कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो 30 सितंबर सन 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में की गई थी। अब यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य यह रहेगा कि क्या कुमाऊं परिषद की स्थापना का कारण क्या था। तो ब्रिटिश शासनकाल में कुछ भूमि व्यवस्थाएं और जंगलात संबंधी कानून इस प्रकार आए थे जिनसे आम जो नागरिक थे उनके वन अधिकार छीन चुके थे। तो यहाँ के जो कुमाऊं परिषद की स्थापना करने का कारण रहा वो स्थानीय जो हमारे समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए एक पृथक राजनीतिक मंच देने का प्रयास किया गया। जिस सभा में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी वहाँ पर अध्यक्ष नारायण दत्त छिपाल जी को बनाया गया था और ये राय बहादुर की पदवी धारण करते थे। इनको राय बहादुर की पदवी दी गई थी। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य यह होगा कि कुमाऊं परिषद के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष और जिस स्थान पर इन अधिवेशनों को आयोजित किया गया था। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जो 1917 में सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है और जिसके अध्यक्ष राय बहादुर जयदत्त जोशी को बनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि राय बहादुर जयदत्त जोशी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे। इसके बाद कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था। यह कुमाऊं परिषद के प्रचार और प्रसार करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य पहले अधिवेशन के क्या था कि कुमाऊं परिषद का प्रचार और प्रसार करना है। इसमें बद्रीदत्त पांडे के द्वारा एक कविता सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे के द्वारा जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे हमारे जयदत्त जोशी उन पर व्यंग कसा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश शासन में डिप्टी कलेक्टर रहे थे, इसलिए उन पर व्यंग कसा जाता है उस कविता के माध्यम से जिसका जयदत्त जोशी जी ने विरोध किया था। इसके बाद कुमाऊं परिषद का जो द्वितीय अधिवेशन आयोजित होता है 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में आयोजित किया जाता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं तारादत्त गैरोला जी। और इस अधिवेशन में जंगलात और वन संबंधी जो कानून थे उनकी बात कही जाती है, परंतु जो जंगलात और वन संबंधी जो हमारे प्रस्ताव थे वो हमारे 30वें अधिवेशन में आते हैं, वो हमने वहाँ पे देखना है। पर यहाँ पे मुख्य बात यह रहेगी कि जो राय बहादुर तारादत्त गैरोला जी थे इनका जन्म 1875 ईस्वी में टिहरी में हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन था उसका उद्देश्य क्या था, वहाँ पर वन संबंधी जो अधिकार थे उनके संबंध में बातें हुई थी। अब कुमाऊं परिषद का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक होगा तो वो तीसरा अधिवेशन होगा। यह आरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था। तो यह अधिवेशन जो है 22 से 24 अक्टूबर सन 1919 को कोटद्वार में आयोजित किया जाता है। कोटद्वार में इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन है इसको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है और इसी अधिवेशन को गुरु चेला अधिवेशन भी कहा जाता है। और इस अधिवेशन में जो जंगलात संबंधी
जंगलात संबंधी जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव यह रखा जाता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा। जो जंगलात संबंधी प्रस्ताव था किसके द्वारा रखा गया था? प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा। इसके बाद इसी अधिवेशन में एक और कुली बेगार संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। कुली बेगार, कुली बेगार, बेगार संबंधी, जो कुली बेगार संबंधी जो प्रस्ताव था वो मथुरा दत्त नैथानी, यहां पे ध्यान रखना है, मथुरा दत्त नैथानी के द्वारा रखा गया था। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन ही सबसे ज़्यादा सदस्यों वाला अधिवेशन माना जाता है, जिसमें लगभग 500 लोगों ने सदस्यता ली थी। यहाँ पे क्या हुआ था? कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन है जो गढ़वाल क्षेत्र में आयोजित हुआ, और इसमें जो भाग लेने वाले सदस्य थे वो सबसे ज़्यादा गढ़वाल से थे और 500 लोग इसमें माने जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ था? 1919 में ही कुमाऊं परिषद का एक तरीके से कहा जाता था कि विभाजन हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि कुमाऊं परिषद दो भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। एक भाग था इसका जिसमें उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता थे, और दूसरा जो हमारे उग्रवादी जो नेता होंगे, इनमें बढ़ जाता है। एक तरीके से विभाजन माना जा सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, सन 1919 में तीसरे अधिवेशन के बाद में कहा जाता है कि कुमाऊं परिषद की जो बागडोर थी वो उग्रवादी नेताओं में चली गई थी, उनके हाथों में चली गई थी। इसके बाद कुमाऊं परिषद का अधिवेशन जो आयोजित होगा अगला, वो होगा हमारे काशीपुर में सन 1920 में। इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा की गई थी, तथा इनका जन्म अगर देखा जाए हरगोविंद पंत का, तो इनका जन्म भी 1885 के आसपास माना जाता है। ठीक है, हरगोविंद पंत को कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो कुमाऊं से सबसे पहले हरगोविंद पंत को ही जो है नज़रबंद किया गया था, क्योंकि ये बहुत ही राजनीति में इनका बहुत ही चतुर दिमाग हुआ करता था, इसलिए इनको जो है सबसे पहले 1942 के आसपास जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो सबसे पहले नज़रबंद किया गया। यह प्रश्न एक बारी पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन सन 1920 में काशीपुर में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष हरगोविंद पंत नियुक्त किए गए थे। इसके बाद कुमाऊं परिषद का पांचवां अधिवेशन सन 1923 में टनकपुर में आयोजित किया गया था, टनकपुर में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे को नियुक्त किया गया था। अब बद्रीदत्त पांडे को देखेंगे तो बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म अगर देखा जाए तो 14 अक्टूबर 1885 को हुआ था। मूल रूप से अल्मोड़ा से संबंध रखने वाले बद्रीदत्त पांडे थे, और इन्होंने जो है कुमाऊं का इतिहास भी लिखा है 1937 के आसपास। कुमाऊं का इतिहास तो कभी पूछेगा कि कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो सन 1937 में आपको ध्यान रखना है कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये उनके द्वारा ये रचित है। इसके बाद कुमाऊं परिषद का जो अंतिम और छठा अधिवेशन होता है, यह रानीखेत में गनियातोली नामक स्थान है, 1926 में आयोजित होता है, और इसके अध्यक्ष बैरिस्टर मुकुंदी लाल को बनाया जाता है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और इसी अधिवेशन के बाद कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कुमाऊं परिषद, और इससे कुछ अन्य तथ्य अगर हम देखना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे टनकपुर आया हुआ है, तो टनकपुर अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना 1888 में, टनकपुर की स्थापना 1888 में मिस्टर टलक के द्वारा की गई थी। बाद में उच्चारण में होने वाली गलतियों के कारण इसका नाम टलकपुर से लेकर टनकपुर हो गया था। वैसे ही यहाँ पे काशीपुर के बारे में जाने तो काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में चंद वंश के अधिकारी काशीनाथ हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इसका प्राचीन नाम मिलता है गोविशान।
यह भी आपको ध्यान रखना है कि गोविषाण किसका प्राचीन नाम है, तो काशीपुर का है। अब इससे पहले देखें कि कुमाऊं परिषद से पहले कुमाऊं में महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था कौन सी हुआ करती थी, तो 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद 1914 संशय बना हुआ है स्थिति पर कि होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में 1914 में कैसे हुई, जब भारत में 1916 के आसपास हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर आयोग द्वारा भी 1914 रखा गया है, तो हमें भी वही लेना पड़ेगा 1914। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लोग जो उत्तराखंड के थे वो कुमाऊं कांग्रेस यानी कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखना चाहते थे, और 1914 में बने होम रूल लीग से कुछ उग्रवादी नेता जो थे वो होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। अब इस कारण क्या हुआ कि राजनेता जो है पृथक पृथक होने लगे थे। तो बाद में एक सभा नैनीताल में बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता नारायण दत्त छिपाल ने की थी, और वही जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना का कारण बनता है। और कुछ भिन्न तथ्य अगर हम देखें तो इसी समय जो है बेगार आंदोलन भी हुआ था। तो हमने कुली बेगार लिखा होगा। 3 प्रथाएं उत्तराखंड में प्रचलित थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बरदाइश। तो कुली बेगार क्या हुआ करता था कि अंग्रेज सरकार के जो अफसर थे वो उत्तराखंड में आते थे, तो कुछ भी उन्होंने अगर कार्य करवाना है उत्तराखंड के जो मौजूदा उस क्षेत्र के लोग होंगे उनके द्वारा वो कार्य जो है मुफ्त में किया जाता था, मुफ्त में वो कार्य करना होता था। और कुली उतार यह प्रथा क्या थी कि जब कोई अंग्रेज अधिकारी उत्तराखंड में आए तो यहाँ के जो लोग हैं वो सामान ढोने के लिए घरों से बाहर आए। इसके बाद कुली बरदाइश क्या था? कुली बरदाइश के द्वारा क्या होता था, जो अंग्रेज अधिकारी उत्तराखंड में आए उनके भोजन की व्यवस्था भी उत्तराखंड के उस क्षेत्र के लोगों को मुफ्त में करनी होती थी। तो इन्हीं प्रथाओं से रिलेटेड जो कुमाऊं परिषद ने बहुत सारे जो है मुद्दे रखे थे, उसमें से एक मुख्य था कुली बेगार। इसी कुली बेगार को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर 13-14 जनवरी सन 1921 को समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी मुख्य रूप से नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे के ही द्वारा किया गया था, और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर डाइविल हुआ करता था। डाइविल का नाम ध्यान रखना है, ये पूछा गया प्रश्न है कि बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन के समय गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो डाइविल था। इन्हीं डाइविल को बद्रीदत्त पांडे ने आवाज़ के साथ कहा था, बड़े जोर से कहा था कि डाइविल आप कितनी गोलियां चलाओगे, हम जो है सब सह लेंगे। तो यहाँ पे डाइविल ने जब गोली चलाने का आदेश दिया था तो उसके बाद भीड़ ने जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ जो है कुमाऊं परिषद के और कुमाऊं कांग्रेस के सभी लोग जो है यहाँ पे नेता लोग थे, और सरयू नदी के तट पर यहाँ पर बेगार जो प्रथा हमने देखी उसका अंत कर दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कुमाऊं परिषद। और ऐसे ही वीडियो जो हैं आपको लगातार आने वाले समय में मिलते रहेंगे। और हमारा जो ये छोटा सा प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और इस टॉपिक से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे देख चुके हैं, और आने वाले वीडियो में हम ऐसे प्रयास को जारी रखेंगे। धन्यवाद।